नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, हम लोग इससे पहले जो है ये सामाजिक विज्ञान का सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो आपका 50% ऑब्जेक्टिव का आपके एग्ज़ाम में इसका 50% वेटेज होता है ऑब्जेक्टिव का, और 50% जो है वो सब्जेक्टिव होता है। मतलब 50% का जो आंसर आप देंगे वो लिख के देंगे कॉपी पेन से, और ये जो है 50% इसको सिर्फ बबल भरना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक चूज करना होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपका 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का जो है परीक्षा होता है और 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस 80 का 50% 40 हुआ, तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40, लेकिन आपको जवाब देना होता है 40 का, और आपको नंबर भी 40 ही मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये आपका पैटर्न है। अभी इस कड़ी में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान का जो है सेट फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, सेट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड कहने का इसका मतलब ये है कि देखिए 80 क्वेश्चन होता है तो हम लोग 2 वीडियो में बनाते हैं। 80 क्वेश्चन को 2 वीडियो में क्यों लेते हैं? एक में 1 से 40 तक ले लेते हैं और दूसरा में 40 से 80 तक ले लेते हैं। इसलिए लेते हैं इतना, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इतना ज़्यादा ले लेंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी मतलब थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन लेंगे 40 से 80 तक, ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। देखिए, आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आपके पास सिर्फ आपके लाइफ में ये समझिए कि चेंज होगा, वो आगे ब्राइट लाइफ हो जाएगा, मतलब बहुत ही सुंदर आपका लाइफ होगा। उसके लिए आपको 2 महीने का टाइम आपके हाथ में बचा हुआ। इस 2 महीने का जिसने यूज करेगा, मतलब आप लोगों में जो अच्छे ढंग से यूज करेंगे, यूज करने का अर्थ यहाँ पर है आप छात्र हैं तो आप अच्छे से पढ़ेंगे 2 महीना, आपका जीवन फिर आगे बहुत ही अच्छा होगा। और जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए आगे का रास्ता कठिन हो जाएगा। कठिन, अगर देखिए 10th में आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है, आप अच्छे मार्क्स से पास कर जाते हैं, तो आपके गार्जियन को भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनको पढ़ने के लिए अच्छे शहर अच्छे संस्थानों में भेजूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके गार्जियन भी थोड़ा डिमोटिवेट होंगे और मतलब दिक्कतें होगी। आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप करेंगे क्या? आपके पास तो कोई काम है नहीं, आप बस सुबह को उठिए, बढ़िया 3-4 मतलब 2 महीना बचा हुआ है, 5 बजे उठ करके आप अगर 8-9 बजे तक पढ़ते हैं सुबह को 4 घंटा, उसमें देखिए आपको क्या करना है। आपको नंबर, सपोज करिए आपको 85 to 90% अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। आपको जो है 50% मार्क्स आ जाता है ऑब्जेक्टिव का। ये 50% निश्चित रूप से अगर आप हमारे साथ बने रह जाएंगे ये 2 महीना, तो आपको ये 50% मार्क्स निश्चित रूप से आप यहाँ ऑब्जेक्टिव से कवर कर लेंगे। 50% का मतलब कितना हुआ? 250 मार्क 500 में। उसके बाद आपको 50% सब्जेक्टिव का होता है। अगर उसमें आपको अगर थोड़ा भी अच्छा मार्क्स 35 से 40% भी मार्क्स आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब आपका 85 to 90% बन जाएगा। तो ये 50% के लिए मैं जो भी सब्जेक्ट है आपका 5, उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहा हूँ। सभी में 500 से 600 का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 से 2 घंटा लगेगा। सपोज करते हैं अगर 2 घंटा भी लगेगा तो 5 सेट करने में 10 घंटा। इस तरह से 5 सब्जेक्ट है आपका। सब दिन अगर एक एक कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रश्न आएगा यहीं से लड़ेगा निश्चित रूप से। आप देख लीजिए, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन का मिक्सिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। सब सब्जेक्ट, मैथ भी आप देखेंगे तो मैथ कुछ यूनिक बुझाएगा। देखिए, मैथ में आप नंबर तभी उठा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में जब आपको स्मार्ट तरीका ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का तरीका आएगा। जैसे जो मतलब चलन में है, हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सोल्व करते हैं, यहाँ मैथ जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपको कम से कम 3-4 मिनट में सोल्व होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 हैं, आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करना है। उसमें फिर बबल भी भरना है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर लिखना होता है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन आप 1 घंटे में सोल्व कर लें। तो इसके लिए आपको जो है मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है ये आपका सामाजिक विज्ञान है।
सामाजिक विज्ञान का ये हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन तक कर लिया है। अब इसमें जो है हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन के बाद ये सेकेंड पार्ट होगा। ये जो है 40 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ये आज हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने देख लिया है तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए गंडक नदी परियोजना, बी है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी है बागमती परियोजना और डी है सोन नदी घाटी परियोजना। आप जो है इससे पहले वाला पार्ट देखें, उसमें मैं इसका आंसर बता दिया हूं, तो आप मुझे 39 का ए बी सी कौन सा आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है आपको पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, बी है उड़ीसा, सी है उत्तराखंड, डी है केरल। इसका भी आंसर मुझे कमेंट में देंगे। देखिए आप लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। यहाँ ये आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना हो। तो आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जाते हैं तो आपको 1000 रुपया पर मंथ मिनिमम देना ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। और यहाँ आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, आपको ये जो वीडियो आता है इसको कम से कम आप 2 बार देखिए। मैक्सिमम आपको जितनी बार में याद होता है आप उतना बार देखेंगे, लेकिन मिनिमम 2 बार देख ही लीजिए। और अच्छे तरीके से अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ रहेगा। चलिए 40 हाँ एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का पे लिंक है, आप वहाँ से जाके हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा पूछ रहा है, इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ए भाखड़ा नांगल बांध, बी है नागार्जुन सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है टिहरी बांध। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है 41 नंबर का, ये देखिए कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए ये हीरा है, क्या होता है, हीरा बहुत ही महंगा होता है। और जो मतलब ये होता है कि नहीं ट्रिक, मतलब एक रखते हैं, ट्रिक का कोई मतलब ये नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, बस वैसे हम लोग याद रखते हैं। सबसे लंबा होगा तो सबसे ज़्यादा खर्च हुआ होगा, मतलब सबसे कीमती होगा। तो सबसे कीमती क्या होता है, हीरा होता है। तो हीरा बांध परियोजना आप लोग इसे इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए हम हमेशा जोर देते हैं इस बात पर कि आप लोग ये प्रश्न पढ़ते हैं थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। यहाँ दे रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगर हम इसको नहीं अगर भूल जाते हैं या मिस्टेक कर जाते हैं प्रश्न पढ़ने में, हम लोग सिर्फ इसको ये पढ़ेंगे कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो आपका प्रश्न का जो है सेंस मीनिंग बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। और हम लोग जो है क्या करते हैं, परीक्षा में गलतियां कर लेते हैं। वहाँ क्या होता है, एक तो एग्ज़ाम का टेंशन होता है, जल्दी जल्दी प्रश्न को करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से अलर्ट होके रहेंगे। और आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होगी, क्योंकि आप तो हमारे बच्चे हैं ना। मैं तो इस चीज़ को नहीं पर जो है इतना आप लोग को मैं ध्यान आकर्षित करवा दूंगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे तो आपको ये नहीं, सबसे पहले तो नहीं ही आप देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पूछ रहा है, नहीं है। कोयला ये तो प्राथमिक ऊर्जा होती है। विद्युत, चलिए इसके बारे में भी नहीं देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आपका बी ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। मतलब विद्युत ऊर्जा जो होती है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है आप बिहार से हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में। बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट है हाजीपुर, वो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है देखिए रबी में जो है दलहन कुल का लगभग जो फसल होता है वो रबी में आते हैं। जायद फसल में जो ये सब्जी वाला सब होता है, तिलहन होता है, ये सब आता है। और खरीफ में जो है
ये जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, धान हो गया, जूट हो गया, ये सब जो होता है ये खरीफ फसल में आता है। तो चावल जो होता है, चावल किस में आएगा? खरीफ में आएगा, याद रखिएगा इसको। चावल में आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो चावल जो है खरीफ फसल में आएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं पूछ रहा है। देखिए, डाबर हो गया, बजाज हो गया, सेल हो गया और टिस्को हो गया, टिस्को। तो इसमें जो है सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। आपका सी ऑप्शन 45 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा की खान में जो है क्या मिलता है? बॉक्साइट, अब्रक, लौह अयस्क और तांबा। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से। निश्चित रूप से आपको ये परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके सामाजिक विज्ञान का जब एग्जाम होगा तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कोडरमा की जो खान है वो अब्रक के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसको आप लोग क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं। अगर भूलेंगे तो फिर झूलेंगे। झूलने का अर्थ ये नहीं कि आप झूला लगा के ऐसे झूल रहे हैं, ठीक है। झूलने का मतलब है कि आप भूल जाएंगे, आपके परीक्षा में आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और जब नहीं देंगे आंसर तो आपको क्या होगा? मार्क्स नहीं आएगा। अच्छा, और मार्क्स नहीं आएगा तो समझ रहे हैं ना, तो उसे ही झूलना बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन से आप लोग, ऑपरेशन जो नाक, कान, आँख, हाथ, गले, मुंह का ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन नहीं है, ये दूसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है, देखिए, जब हमारे देश में क्या हुआ था, एक दूध के उत्पादन में एक क्रांति आई थी। मतलब बहुत ही, वर्गीज कुरियन का नाम सुने हैं ना? उनके द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया था कि हमारे देश में दूध के उत्पादन में एक क्रांति आ गई। मतलब दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, ठीक है। तो देखिए, दूध का उत्पादन हुआ था। दूध कैसा होता है? श्वेत होता है, या हरा होता है, या पीला होता है, या नीला होता है, तो श्वेत होता है। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए, याद रहेगा आपको, श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब श्वेत माने उजला, उजला क्या होता है? दूध होता है, तो दूध से संबंधित होगा, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, या ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी बोल सकते हैं। और ये किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। देश में क्या हुआ? हमारे देश में दूध के उत्पादन में बहुत कई गुना वृद्धि हो गई, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और इसका जो मेन श्रेय किसे जाता है? वर्गीज कुरियन जी को जाता है। वो जो है एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उनके प्रयास से ये संभव हो पाया। और एक चीज़ देखिए, जो वर्गीज कुरियन जी हैं, उन्हें मतलब दूध के उत्पादन में उनका मुख्य योगदान है, लेकिन वो खुद दूध नहीं पीते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? देखिए, आप बिहार के बच्चे हैं तो आपको निश्चित रूप से ये बातें पता होगा। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं? कहीं से भी लोग आते रहे ट्रेन से तो पता चले, अगर वो ट्रेन मुजफ्फरपुर से गुजर रही है तो पहले ही बता दिया जाता था कि भैया मुजफ्फरपुर से थोड़ा लीची आप लेते आना। तो देखिए, आपका ऑप्शन जो है, ए पूर्णिया कटिहार नहीं होगा, बी गया नवादा नहीं होगा, सी नवादा नालंदा नहीं होगा, और मुजफ्फरपुर वैशाली। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है? देखिए, यहाँ समझिए इसको, आय मतलब आपने कितना कमाया, ठीक है, और उपभोग मतलब आपने कितना का खा लिया, खर्च कर लिया, ठीक है। उसके अंतर को क्या करेंगे? आय मतलब आपने कमाया, खाने में खर्च किया, पढ़ाई में खर्च किया, कहीं जाने में खर्च किया, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च किया, बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्च किया, है कि नहीं? तो उसके बीच का जो अंतर होगा, जो आपके पास बच जाएगा, आपने कमाया, फिर खर्च किया, फिर बचा, उसे क्या बोलेंगे? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, और इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे उसको तो बचत ही ना बोलेंगे, है कि नहीं? तो बचत कहलाता है, याद रखिएगा उसको। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ए अस्थाई जमा, बी चालू जमा, सी है अधिविकर्ष और डी है आवर्ती जमा।
यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार, व्यापारिक बैंक में जो है कौन सा जमा नहीं होता है, किस प्रकार का जो जमा नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसको, आपका जो 50 का है ये आवर्ती जमा जो है ये नहीं होगा। 50 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इसको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं, अगर भूलेंगे तो फिर क्या होगा, झूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। कुछ कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। किस बाजार की बात हो रही है, पूंजी बाजार की बात हो रही है। किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, आपके ऑप्शन से अल्पकाल, बी है दीर्घकाल, सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो है पूंजी बाजार में दोनों प्रकार का ऋण का लेन देन होता है। मतलब अब अल्पकाल का अर्थ है यहाँ पर मतलब कम टाइम के लिए, और दीर्घकाल का है अधिक समय के लिए, ठीक है। तो ये ए बी दोनों सही होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं करता, हम उन पर निर्भर हैं। ये बातें किसने कही थी, हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी है राजीव गांधी जी ने, सी है महात्मा गांधी और डी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। 52 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ये बातें कही थी कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। याद रखिएगा इसको, 52 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आपके ऑप्शन है ए संचार, बी वित्त, सी शिक्षा, डी है यातायात। तो इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत, आर्थिक आधारभूत में कैसा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ए है आपके ऑप्शन संचार, बी है वित्त, सी है शिक्षा और डी है यातायात। तो इसका जो है 53 का जो है आपका वी ऑप्शन सही होगा, वित्त। ये जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 54 कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, कैसा, गैर पारंपरिक। एक होता है पारंपरिक स्रोत और एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत। आपके ऑप्शन है ए ज्वारीय ऊर्जा, बी है पेट्रोलियम ऊर्जा, सी है कोयला और डी है प्राकृतिक गैस। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा पूछ रहा है तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ये जो है 54 का ए ऑप्शन ज्वारीय ऊर्जा होता है। क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है। चलिए याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा होगा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गया। ज्वारीय का मतलब समुद्र में ज्वार भाटा उठता है ना, ये फिर विंड ऊर्जा मतलब जो हवा से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। देखिए जो गोंडवाना लैंड होता है, तो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। बी ऑप्शन है 20 लाख वर्ष पूर्व, सी ऑप्शन है 20,000 वर्ष पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। बाप रे, यहाँ देख लीजिए इसको, कितना मतलब टाइम लगता है कोयला को बनने में। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। तो आपका 55 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। 55 का बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 20 लाख वर्ष पूर्व हम लोग क्या करते हैं, कोयला को खाना बनाने में यूज कर लेते हैं, चूल्ही जलाने में, बिजली उत्पादन करने में यूज कर लेते हैं, होटलों में खाना बनाने में, गैस और पहले क्या होता था जब भाप इंजन थी तो हम लोग कोयला का यूज वहाँ करते थे। लेकिन देखिए कि कोयला बनने में हम लोग तो 2 मिनट में से यूँ सट से जला के ख़त्म कर देते हैं कोयला को, है कि नहीं। लेकिन ये जो कोयला है आपका, इसको बनने में कितना टाइम लगता है सोच लीजिए। इसीलिए हम जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो रेन्यूएबल नहीं है, मतलब जो हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोगों को कितना सोच समझ करके यूज करना चाहिए। सोचिए कि 20 लाख वर्ष, कितना अगर पीढ़ी जोड़ लें तो कितना पीढ़ी होगा कि आज फिर अगर
कहीं किसी पेड़ पौधे अगर ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे और उसका कोयला बनने में 20 लाख वर्ष लगेगा। हम लोग जो यूज करते हैं 20 लाख वर्ष पहले का होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं, बिना मतलब का बिजली यूज नहीं करेंगे। पानी यूज करेंगे जितना ज़रूरी है, लेकिन वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी आप लोग, और ये प्रश्न का आंसर भी याद रखिएगा कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण जो है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल और एक होता है जायद फसल। तो हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल के बारे में। चावल है, मक्का है और कपास है, इनमें से सभी है। तो ये इसका 56 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए चावल में भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मक्का में भी और कपास में भी। तो ये जो है क्या है, किस टाइप का फसल है, खरीफ फसल है। रबी फसल क्या होता है, जिस टाइम में कम वर्षा होती है उस टाइम में हम लोग बोते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग दाल बोते हैं, दाल क्या है, रबी फसल है। तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत कम पानी होती है, फिर भी दाल उपज जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 का रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। किस फसल के बारे में पूछा जाए, रेशेदार फसल। आपको तो पता होगा, हम लोग बिहार के जो भी बच्चे हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा बिहार में कहीं भी होंगे तो क्या मतलब, अगर बिहार में कहीं होंगे तो उनको कुछ ना कुछ गांव का नॉलेज होगा, खेती का नॉलेज होगा, फसल का नॉलेज होगा। लेकिन मान के चलिए कोई अब हमेशा बाहर रहे हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हमारे जो गांव के रहने वाले बच्चे उनको इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है कि रेशेदार फसल नहीं है, आपको रेशेदार फसल नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए आपके ऑप्शन है, एक कपास, बी है जूट, सी है गन्ना और डी है सन। देखिए ये जूट जो होता है ये तो बिल्कुल रेशा है, जूट में रेशा से ही क्या होता है, काम होती है। सन जो है ये एक नहीं, सन्ने सुनते हैं, सन्ने गांव में एक पौधा होता है सन्ने, जिसका रेशा होता है, उसमें से क्या बोलते हैं उसको, मतलब सोन निकाला जाता है। उसके बाद जो है कपास भी वही होता है। तो गन्ना क्या होता है, गन्ना रेशेदार फसल नहीं होता। आपका 57 का सी ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। 58 नंबर का रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। देखिए कांडला तो सबसे पहले गुजरात में है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र है, मतलब व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से विश्व व्यापार होता है, इसलिए इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कांडला कहाँ है, गुजरात में है। 58 का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग भाई साहब जो थे हमारे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। ए अमेरिका में हुआ था, बी जर्मनी में हुआ था, सी जापान में हुआ था और डी है इंग्लैंड में हुआ था। तो गुटेनबर्ग साहब का जो जन्म है वो जर्मनी में जन्म लिए थे। कहाँ, जैसे हिटलर आप सुने होंगे, जर्मनी के ही हिटलर साहब थे, है कि नहीं। और ये हिटलर भैया जो हैं क्या किए, ये द्वितीय विश्व युद्ध का मेन महानायक रहे, मतलब इन्हीं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इसको कि जर्मनी के जहाँ के हिटलर थे वहीं के गुटेनबर्ग भाई साहब भी थे, वहीं उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 60 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। कहाँ के बारे में पूछ रहा है, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड कौन है जानते हैं, ये वही इंग्लैंड है जिसने भारत पर राज किया था, मतलब हम लोग जिनके गुलाम थे वही इंग्लैंड है। मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, तो इंग्लैंड में आपके ऑप्शन सही, हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिशन और डी है स्मिथ। तो 60 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब 60 का बी ऑप्शन आपका सही है। कैक्सटन जो है इन्होंने मुद्रण कला की शुरुआत इंग्लैंड में की थी। 61 का रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति के बारे में पूछ रहा है, किस नाम से जानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ए फरवरी क्रांति, बी है अप्रैल क्रांति, सी है अक्टूबर क्रांति और डी है नवंबर क्रांति। तो 1917 की रूसी क्रांति जो थी उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं, फिर भूलेंगे तो फिर एग्जाम में झूलेंगे। और अभी आप लोग इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तो फिर कभी नहीं झूलेंगे, ज़िंदगी भर तक आपको वो ओरिजिनल वाला झूला लगेगा जिस पे आप ऐसे बैठेंगे
आराम से ऐसे ऐसे झूलते रहेंगे। और नहीं, ये अगर अभी भूल गए तो फिर आपको वो झूलने का अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक है, आपको वो समझना पड़ेगा। ये नहीं कि चलिए सर परीक्षा याद नहीं करते हैं फिर भी झूलने वाली बात हो रही है, तो वो ये झूलना अलग चीज़ है, इसमें झूलेंगे बड़ी कष्ट होता है और याद हो जाएगी, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर झूलेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आता है झूलने में। तो इस चीज़ को देखिए, आपको कितना मतलब बस 2 महीना आपको मेहनत करना है, सिर्फ 2 महीना। दुनिया में किसी कोई ऐसा लक्की व्यक्ति नहीं होता है जिसको 2 महीना वो मतलब अगर मेहनत करे तो उसका लाइफ जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो आप 2 महीना मेहनत करेंगे तो आपका लाइफ क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? कौन सा क्वेश्चन है? लाल सेना, 62 नंबर। आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरेंस्की। तो 62 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, ट्रॉट्स्की जो है, ट्रॉट्स्की, इन्होंने लाल सेना का गठन किया था। आप लोग याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए चलो भैया 63 देखा तो कहता है, हाँ यहाँ, चलिए देखें, यहाँ से देखें, चलिए देख लेते हैं। 63 कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन सही है 1921 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी और सी है 1929 ईस्वी, डी है 1936 ईस्वी। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी, भूलेंगे नहीं आप लोग इसे, कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 63 का जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 है आपका कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब जो है ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पटना में, बी अमृतसर में, डी है, सी है दिल्ली और डी है आगरा में। तो ये कहीं और नहीं, ये हमारे पटना में ही स्थित है तख्त श्री हरमंदर साहिब, ठीक है, याद रखिएगा। 64 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। ये मतलब आपके ऑप्शन इसमें है ए 1855, बी 1857, सी है 1885 और डी 1887 ईस्वी। तो ये जो आपका 65 का जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1857 ईस्वी। आप जानते भी होंगे ये भारत में जो है बहुत ही बड़ा विद्रोह था। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इसी में लोग जागरूक हुए, लोग मतलब कि हाँ अंग्रेज़ जो है हम लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं तो हम लोगों को भी उसके जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। और वही धीरे धीरे 1857 उसके लगभग 90 साल बाद मतलब 1947 ईस्वी में हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा 66 का जो है 65 का जो है 1857 बी। 66 देखते हैं। 66 कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले तो श्वेत क्रांति हम लोग समझ लेते हैं कि श्वेत क्रांति अभी कुछ देर पहले मैं बताया था आपको कि हमारे देश में एक ऑपरेशन फ्लड नाम का मतलब नाम सुनते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? उसी का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। मतलब दूध के उत्पादन में हमारे देश में क्या हुआ था, कई गुना वृद्धि हो गई थी और हम लोग जो है विश्व में मतलब इंडिया का विश्व में प्रथम स्थान आया था दुग्ध उत्पादन में। तो श्वेत क्रांति कहाँ से फैला है? भारत से। इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड और ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब 66 का जो ए ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा इसको। और इसका जो श्रेय है किसको जाता है? तो वर्गीज कुरियन साहब को जाता है। चलिए 67 नंबर का रहा है बिहार दिवस। आपको पूरा ऑप्शन नहीं देखना है, याद रखिए इसको। डायरेक्ट 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। 67 का बी। 68 कह रहा है कि सबसे बड़ी पशु मेला का आयोजन। अरे भैया आप लोग तो बिहार से न हैं, बिहार में तो होता है, तो फिर इसमें क्या हम माथापैची करेंगे कि आपको तब याद होगा ही। याद रखिएगा बिहार के जो आपके ऑप्शन है ए सोनपुर, बी है हाजीपुर,
सी है बक्सर और डी है सोनपुर का जो मेला है पशु मेला वो विश्व प्रसिद्ध मेला है कि नहीं। और ये जो है सबसे बड़े पशु मेला का, यह विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला भी होता है, वो हमारे बिहार के सोनपुर जगह पर, सोनपुर में जो है पशु मेला लगता है, वो जो है सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। आपके ऑप्शन है अलादीन खिलजी, बी है औरंगजेब, सी है शेर शाह सूरी और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो आपका सही आंसर है शेर शाह सूरी, जिन्होंने शेर शाह सूरी फर्स्ट मतलब प्रथम ऐसे बिहारी राजा हुए, शासक हुए जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर भी अपना शासन कायम किया था। और इन्होंने ही ग्रांड ट्रंक रोड जो आप सुने हैं उनका निर्माण इन्होंने ही करवाया था, शेर शाह सूरी जी ने। तो सासाराम में जो है इनका मकबरा स्थित है। और जब देखेंगे तो एक झील में है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। मैं गया हूँ वहाँ पर, आप लोग भी जब 10th का एग्ज़ाम दे देंगे, जिनको अच्छा मार्क्स आ जाएगा 85% से ऊपर आ जाएगा, उनको हम अपने संस्था में भी बुलाएंगे। आप लोग को अगर 85% मार्क्स से ज़्यादा आता है तो हम अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे, आपसे बातें भी करेंगे और आपका स्ट्रेटजी जो है कैसे आपने तैयारी किया शेयर भी करेंगे, हमारे द्वारा कितना फ़ायदा आपको पहुंचा। चलिए, और एक चीज़ देखिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको अगर ऑब्जेक्टिव में जो 50% पूछा जाता है, अगर सभी सब्जेक्ट में आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आता है, उनको हमारे संस्था के द्वारा दिया जाएगा एक 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो आपको जीतने का मौका है, आपके हाथ में है 5G स्मार्टफोन। इसके लिए आपको करना होगा, जीतने के लिए आपको मेहनत करना होगा, तो ही आपको 50 में 50 आएगा। ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसको आपको थोड़ा मेहनत करके मुमकिन बनाना पड़ेगा। आपके पास 2 महीने का टाइम है, अगर आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे निश्चित रूप से आपको इस टाइप का ये जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप 69 समझ गए, शेर शाह सूरी। चलिए 70 का आगे, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। एक मशीन है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन के, सी है रॉबर्ट फुल्टन और डी है जेम्स वाट। तो 70 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। देखिए दुर्गापुर जो है, जिस तरह से पटना एक शहर है उसी तरह से दुर्गापुर भी एक शहर है, जिस तरह से मधुबनी दरभंगा है उसी तरह से दुर्गापुर भी है। तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दुर्गापुर में स्टील प्लांट है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ होगा, वो भी पश्चिम बंगाल में ही होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 71 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर कह रहा है कि सूडान युद्ध कब हुआ था। सेडान युद्ध आपके ऑप्शन से हैं 1871 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1848 ईस्वी और 1815 ईस्वी, है कि नहीं। 72 तो याद रखना बच्चों, आप 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि हिगेल कौन था। हिगेल के बारे में पूछ रहा है। हिगेल आपके ऑप्शन से ए जर्मन चांसलर थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे और इनमें से कोई नहीं। तो 73 ये जो है हिगेल एक राजनीति और दर्शन शास्त्री थे, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 74 नंबर देखते हैं। 74 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। देश कौन कौन सा, एक फ्रांस है और एक वियतनाम है। फ्रांस तो आप सुने, जहाँ से हमारे यहाँ राफेल आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो अभी हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, ठीक है। और एक वियतनाम देश के बीच होने वाला समझौता कब 1946 में किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि 74 का जो है बी सही है, मतलब हनोई समझौता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन जो है निरस्त कब किया गया। आपके ऑप्शन है 1905 ईस्वी, बी है 1911, सी है 1915 और 1922 ईस्वी। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था। 76 है, किस भूकंपीय तरंग की गणना सबसे कम होती है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता, सॉरी क्वेश्चन था आपका
मैं गलत पढ़ लिया, गणना पढ़ लिया, गहनता है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? आपके ऑप्शन है पी तरंग, बी है एस तरंग और सी है एल तरंग, डी है टी तरंग। तो जिस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है उसे एल तरंग बोलते हैं। याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। 76 का जो है सी ऑप्शन सही है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? आपके ऑप्शन से ए 80%, बी है 85%, सी है 95% और डी है 97%। ठीक है, कुल जल का जो देखिए, जैसे इस पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी धरातल पर जो है जितने जल हैं, चाहे वो आपके घर अंगना में जो कल है उस कल में है, चाहे आपकी बाल्टी में है, चाहे समुद्र में है, चाहे तालाब में है, चाहे नदी में है, या जहाँ भी है। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसको नहीं भूलना है। जो भूलेगा वो झूलेगा, है कि नहीं? आप लोग भूलेंगे? मुझे कमेंट करके बताइए, आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे? 97%। मात्र इसके बाद जो बचता है कितना परसेंट बच जाता है? 3%, है कि नहीं? मात्र 3% बचता है। और उसमें भी मतलब नदी, तालाब, धरती के अंदर मतलब इधर उधर पानी है, लेकिन तो सोचिए कि पीने के लिए कितना पानी बचा हुआ होगा, है कि नहीं? तो 97% जो है जल का जो मात्रा है, 97% वो जो है सिर्फ महासागर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। डी 77 का जो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? देखिए, सोन नदी, बी है गंडक नदी, सी है कोसी नदी और डी है पुनपुन नदी। तो देखिए, सोन नदी पर तो है ही, गंडक नदी जो है बी उस पे भी है, कोसी पे कोसी नदी घाटी परियोजना आपने सुना ही होगा। तो आपका डी ये पुनपुन नदी बच जाता है। डी में जो पुनपुन नदी है वहाँ पर आपका क्या है? नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और जो भूलेगा वो झूलेगा, और जो हमारा छात्र है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो तो भूलने वाला है नहीं। इसलिए कि हम इतना बार आपको रिवीजन करवा देंगे, इतना बार। देखिए, अभी तो ये मतलब जैसे आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, एक ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज लाएंगे, उसमें जो है जो भी सब्जेक्ट है आपका एक बार में सिर्फ 50 या 40 क्वेश्चन लाएंगे सभी सब्जेक्ट से। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, तो 40 या 50 क्वेश्चन लाएंगे, सबसे 10-10 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, और उसको हम डायरेक्ट बोर्ड पे पहले आपको दिखाएंगे भी, आपको सॉल्व करना, आपको टाइम भी दिया जाएगा 1 मिनट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। उसके बाद कुछ लोगों को नहीं होगा याद, उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो ये देख लीजिए, आप लोग सेट देख लीजिए। जब आपके पास पूरा कलेक्शन आ जाता है, जब आप अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपके लिए वो टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप लोग क्या करते हैं, इतने आलसी हो गए हैं ना आप लोग। तो आलसी इसलिए हो गए कि सोने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो सोएगा वो खोएगा। अभी आपको क्या करना है? सोना ही तो नहीं है, आपको सब कुछ करना है। खाना है, पीना है, पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना है, फिर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ सोना नहीं है। सोना कितना है? मात्र 6 घंटा आपको सोना है। 6 घंटा कम नहीं होता है। 6 घंटा जैसे सुबह में, रात में आप खाना खा करके अगर 11 बजे तक सो जाते हैं, तो 6 घंटा आप सो लीजिए। 5 बजे तक सो लीजिए एकदम गहरी नींद से। 5 बजे आप उठिए, फिर 8-9 बजे तक फ्रेश होकर के 8-9 बजे तक पढ़ लीजिए। 4 घंटा पढ़ लेंगे, फिर जो है उठेंगे, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। कोचिंग जाना हो, कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, स्कूल तो शायद आजकल बंद ही होगा, तो फिर वहाँ जाइए और मतलब फिर आइए, फ्रेश होइए, और फिर 4-5 बजे से फिर 10 बजे रात तक पढ़ लीजिए। फिर 10 बजे खाना खाइए, 11 बजे सो जाइए। देखिए 8-9 घंटा आपको रोज़ पढ़ाई भी हो जाती है। 8-9 घंटा बहुत ही ज़्यादा है। आपको अगर ये 2 महीना आप 8-9 घंटा 8 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, तो 8 घंटा में क्या करिए, 4 घंटा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 4 घंटा निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव देखिए, कम से कम 3 से 4 रोज़ देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट है भी। आपको मैथ देखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ में जो है 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तो उसमें तो टाइम लगना ही लगना है। उसके बाद जो है इस सब में थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा कम टाइम लगता है, वो देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव जो आप पढ़े हैं, आपके सर आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं, वो जो फेयर बनाए आपने या जो चीज़ पढ़ा है, उसको आप रिविजन करिए सब्जेक्टिव के लिए। वो जब आप कर लेंगे
तो एग्ज़ाम टाइम तक आपको एग्ज़ाम बड़ी इजी लगेगा। जो एग्ज़ाम फीवर होता है ना, एग्ज़ाम टेंशन होता है, एग्ज़ाम के लिए जो प्रेशर होता है वो आपको लगेगा वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, वो हमारे क्योंकि आप तो हमारे साथ हैं, आपको तो हम पहले से ही रास्ता बता दिए हैं। और एक चीज़ है, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना, बच्चे डर जाते हैं, आपको इस कारण मार्क्स कम आ जाता है। आपको डरना नहीं है बिल्कुल। एग्ज़ाम में क्या है, आपको वहाँ कोई मारता थोड़ी ना है, वहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। आप स्वतंत्र रूप से जाएंगे, आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आपको उसका उत्तर लिखना है। हाँ, डरता कौन है, आप कोई कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन आप अगर याद नहीं किए, आप पढ़े नहीं हैं, बढ़िया से देखे नहीं है, रिवीजन नहीं किए, तो आपको डर लगता है असल में मैं वहाँ जाके लिखूंगा क्या। तो इसके लिए आपको अभी से रिवीजन करना है। कोई ऐसी टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मतलब परीक्षा में जो प्रेशर है उसको कैसे मेंटेन करें, अब टाइम जो है इस टाइम में कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, स्मार्ट तरीका क्या है, उस सब पूछने के लिए जो है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। 8271859877 जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर लिख सकते हैं या इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि जो ग्रुप सब होता है व्हाट्सअप का, उसमें जो है लड़कियां सब नहीं ज़्यादा जुड़ना चाहती। अगर आप देखो बहन, अगर आप जुड़ना चाहती हो तो आप इस नंबर पे हाय लिख के भेजो, लिखो सर मैं लड़की हूँ। उसके लड़कियों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में एक भी बॉयज़ नहीं है। उस ग्रुप का मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जुड़ जाना। और ये जो लड़का है वो लड़की बन के मत तुम यहाँ मतलब मैसेज करना, ठीक है। इसमें सिर्फ जो हमारी बहन है, आपकी जो बहन है, सिर्फ उसी के लिए है, लड़कियों के लिए है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दिया हुआ ही है, उससे कोई भी जाके जुड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती है। और वो सब तो छोड़िए, यूट्यूब से तो आप हमें से जुड़े हुए ही हैं। आपको कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है। कह रहा है कि गेहूँ फसल है, किस टाइप का फसल है। देखिए मैं रबी खरीफ जायद फसल वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर जो आपको खुद मुझे कमेंट करके देना है। गेहूं फसल है, कैसा है, खरीफ है, रबी है, इनमें से कोई नहीं और जायद। चलिए ये 79 नहीं बताने वाला हूं, आप इसे मुझे कमेंट, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इससे पहले रिपीट हो चुका था, आप इसका आंसर मुझे देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। आपके ऑप्शन है, ए केंद्र राज्य संबंध, बी है पंचायती राज व्यवस्था, और सी है वित्तीय व्यवस्था, और डी है संघीय व्यवस्था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में जो सबसे पहले शुरू की हुई थी, राजस्थान राज्य से शुरुआत हुई थी, इसका याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपके परीक्षा की दृष्टि से बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट बा। अब याद ना होई तो फिर ये जो है आपको फिर क्या करेगा, आपको दिक्कत देगा आगे, ठीक है। याद होगा कि नहीं, चलिए याद रखिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 80 का जो आपका बी ऑप्शन सही होगा, पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए 79 का आपने कमेंट करके दे दिया आंसर। चलिए मैं अब इसका भी, ये जो है गेहूं जो है एक रबी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो हैं इसमें जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं गेहूं में, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये जो है 79 का बी ऑप्शन सही है। चलिए इस मतलब वीडियो में इतना ही रखेंगे। इससे जस्ट बाद जो है याद रखिएगा, ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट सेट का सेकेंड पार्ट था। इसमें हमने 40 से 80 क्वेश्चन तक देखा। इसके जस्ट बाद जो है सेकेंड सेट आएगा। सेकेंड सेट का जो है फर्स्ट पार्ट हम आप लोग के लिए लाएंगे, उसमें हम 1 से 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे जो है मैथ का है, साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी का है, बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया जा चुका है, सारा ऑब्जेक्टिव, तो आप वहाँ जा करके सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बच्चे आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है, आपके साथ मेरा मेहनत भी है। आप मुझे जब बताएंगे कि सर मुझे इस टाइप का दिक्कत है, तो मैं आपके लिए वो भी चीज़ें लाऊंगा, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि देखिए अब टाइम नहीं है, हो सकता है कि आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो कोचिंग बंद हो गया हो, या कुछ भी चीज़ें, अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें हैं, कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ हो, साइंस हो, कहीं भी कुछ चीज़ आपको नई चीज़ें पढ़नी है, तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज करें, मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।